अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। दैट्स व्हाट हैपेंस। सो टाइम हो गया सर लेक्चर का जी। सो 2 minutes अगो लेट्स गेट टू द समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज शॉर्टकट की बारी है, लैंग चेन की बारी है। और लैंग चेन के बारे में आप लोगों ने बहुत बात की, बहुत सुना। हमने कई इवेंट्स में भी बात की कि लैंग चेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक ब्रिज दे रही है डिफरेंट LLMs के लिए, और आप किसी भी LLM से उसकी हैसियत से भी ज़्यादा जाके फ़ायदा उठा सकते हो। अब उसको कैसे यूज़ करना है, उस फ्रेमवर्क को कैसे आपने लेवरेज करना है, वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरीली हम उससे बॉट ही बनाएंगे, लेकिन कितना जल्दी बनाएंगे वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज शायद आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा इरफान GPT कैसे बना। वो लॉन्च तो हम ये हमारी पेंडिंग हुई पड़ी मेरी वजह से ही, लेकिन सून विल डू दैट। तो लैंग चेन इज़ गोना हैपन टुडे इंशाल्लाह जी। हमारा जो अगला सेशन है उसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, और गर्ल्स के लिए हमने अरेंजमेंट किया है। ओके, सो दिस इज़ द एजेंडा। डॉक्यूमेंट GPT, स्टेप्स टू मेक डॉक्यूमेंट GPT, ये हमारा नाम है। ये हमने बच्चों के लिए एक नाम दिया है, डॉक्यूमेंट GPT। कैसे हाँ, आप बस डॉक्यूमेंट ये के हमारा साथ नाम बातें कर है, सकते ये एक्चुअली कोई GPT ये ने कोई लॉन्च नहीं GPT किया नहीं है, यहाँ। तो हाँ। प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट GPT को गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये हमने बताया है कि एक डॉक्यूमेंट से आप चैट बॉट कैसे बना सकते हो। और मैं आप लोगों को ना एक बात बताता जो, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट वापस आ जाए। लैंग चेन, वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस, चैट बॉट एंड क्विज। खौफनाक वक्त टाइम सर आपने वैसे ही डाल दिया है। डॉक्यूमेंट GPT, वाह, इससे ज़्यादा क्या होगा। डॉक्यूमेंट 2, चैट बॉट रेडी। वाह, मतलब भी मैंने कहता था कि अगर आपके पास 1000 सफ़ों की किताब है, आप उस किताब के 500वें सफ़े पे जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको 500 सफ़े पलटने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो किताब आप इसको दे देते हो और आप उसमें से जाके कोई भी सवाल टाइप करते हो, तो उसका जवाब आप जिस सफ़े पे भी मौजूद है आपको मिल जाएगा। तो यू कैन टॉक टू बुक्स, यू कैन टॉक टू योर सिलेबस, यू कैन टॉक टू एनीथिंग। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म है, ज़रूरी नहीं है PDF हो, कुछ भी हो, ये वर्ड की फाइल भी हो सकती है, PDF भी हो सकती है, आप देंगे डॉक्यूमेंट बन जाएगा। समझेंगे कि अभी पीछे क्या 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 होगा, ओपन AI कहाँ इन्वॉल्व है, लैंग चेन एक्चुअली क्या करता है, किस तरह से वेक्टराइजेशन करता है, वो सारा कुछ। डॉक्यूमेंट GPT फंक्शनैलिटी, डॉक्टर साहब आ जाएँ, इसको ना स्टोरी बनाते हैं कोई। बिल्कुल ठीक। जो जनरल आइडिया है वो इरफान ने पहले बता दिया, मैं उसी को एम्फसाइज़ करता हूँ कि हमारे पास कोई एक बुक है, हम उस बुक को ऐसी फॉर्म में रखना चाहते हैं कि AI उस बुक को अंडरस्टैंड कर सके, और उसके बाद हम उस बुक के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं। ठीक है। सो फंक्शनैलिटी हमने जेनेरिक सी आपके लिए लिखी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। हम एक किताब अपलोड करेंगे, वो किताब एक फॉर्म में आ जाएगी, हम सवाल पूछेंगे, किताब से जवाब आ जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है। तो लेकिन ये इतनी सी बात आज से 7 महीने पहले पॉसिबल नहीं थी। ये पॉसिबल क्यों है? इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आई, उनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई। आज से 7 महीने पहले अगर आप किसी को कहते हैं ना यार ये बना दो, तो उसने कहना था यार इस पे एक PhD हो सकती है, इस पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं कि मज़ा ही आ जाता है। लेकिन जैसा कि हमारा तरीका है, हम गैर ज़रूरी बातें ना छुपा देते हैं, वो अंडर द रग छुपा के आपको सिर्फ ज़रूरी बातें बताएंगे। लेकिन जैसा कि इरफान ने कहा कि ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस आपने देनी है। हम तो पहले भी आपको बताते रहे हैं, आज भी बता देंगे, लेकिन ये चीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट है वो इरफान ने आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका जो दिमाग है वो इसी तरफ होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लग सकती है। पिछले 24 घंटों में 3 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स ने मैं अप्रोच की। मैं आप इससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट लेने के लिए और क्या करूं, ट्रस्ट मी। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस में ना हमें भी लगता है कि यार व्हाट वी डूइंग, बट ये पोटेंशियल है। और एक बात डॉक्टर साहब ने बोली, मैं उसको थोड़ा वजाहत दे दूं
कि हम आपको ज़रूरी चीज़ें बताते हैं वो जो आपने यूज़ करनी है। हम कोई ऐसी चीज़ आपसे हाइड नहीं करते, हम वो चीज़ें आपको नहीं बताते जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम थ्रू आउट द डे हम खुद नहीं कर रहे। ये वो हमारा चैलेंज है जो हम पाकिस्तान में एक नई आउटलाइन इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। यह है कि भाई सबसे पहले टू दी पॉइंट पढ़ाओ। और आज मैं वही बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टू दी पॉइंट पढ़ाओ ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमने आपको प्रैक्टिशनर बनाना है, साइंसदान नहीं बनाना। हाँ जी। जब हम आपको प्रैक्टिशनर बना देंगे तो आप में से जिसको शौक होगा वो साइंसदान बन जाए। हमने आपको सिर्फ एक टूल्स के साथ इतना इंटरेक्शन देना है कि आप उसे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना लें। उसके बाद वो टूल कैसे काम करते हैं आपके लिए पूरा इंटरनेट, चैट जीपीटी, सब कुछ वो मौजूद है। वो फिर आगे आपकी अपनी दौड़ है कि आप कितना भाग सकते हैं। ओके, तो जैसे हर खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो हमारे चैटबॉट के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके सामने विजिबल होने चाहिए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट हमारे पास जो इस खाने का है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने आपको तीसरे और चौथे वीक में बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस करवाया था। जो चैट जीपीटी है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन चैट जीपीटी दुनिया का आखिरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। हमारे पास ओपन सोर्स में बहुत सारे हैं, जिसमें लामा 2 जो फेसबुक का है वो बहुत अच्छा है। इस खाने की जो दूसरी इंग्रेडिएंट है वो है लैंग चेन, जो अभी इरफान ने आपके सामने रखी। लैंग चेन इनहेरेंटली एक पाइथन का पैकेज है, लेकिन पाइथन में तो हज़ारों पैकेज हैं। लैंग चेन सर, मैं सॉरी सवाल करूँगा, लैंग चेन आया कब? हाँ, लैंग चेन आया मार्च 2023 में। चलो, अब मैं ये आपसे पूछा क्यों कि एक चीज़ जो मैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, आप लोग को भी पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम पूरे 4 साल का सिलेबस डिफ़ाइन कर देते हैं। सो मतलब जो हमने आउटलाइन एक ग्रेजुएट के लिए डिज़ाइन की, जो आउटलाइन हमने एक ग्रेजुएट के लिए डिज़ाइन की इसके आने से 1 साल पहले, अब वो जब 4 साल क्रॉस करेगा तो लैंग चेन जो है वो 3 साल पुराना हो चुका होगा ये टेक्नोलॉजी। और जब वो ग्रेजुएट करके बाहर आएगा तो जो उसने पढ़ा होगा वो सब का सब पुराना हो चुका होगा। तो अब वो वक्त आ गया है जहाँ मेरी सजेशन है कि आप 4 साल का सिलेबस डिफाइन कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल में आपको हर 6 महीने बाद सिलेबस इशू करना चाहिए अगले सेमेस्टर का, वहीं स्टडी करके ट्रेंड्स देख के ग्रेजुएट को बताएं आपका अगले सेमेस्टर में आपने ये पढ़ना है, और फिर अगले सेमेस्टर का सिलेबस आउटलाइन दोबारा बनाए और फिर बच्चों को दें कि आपने अगले सेमेस्टर में ये पढ़ना है। तब वो बच्चा जब 4 साल बाद ग्रेजुएट करके निकलेगा तो लैंग चेन उसके लिए 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, एटलीस्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज प्रैक्टिकल होगा। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, बाकी तो जो कम्युनिकेशन है वो सारे चलते हैं। लेकिन अगर आप CS में हो और AI पढ़ रहे हो, हर 6 महीने बाद आपको नया सिलेबस देना पड़ेगा। हर सेमेस्टर का 1 महीना पहले डिसाइड करें जी। इसलिए मैंने पूछा कि 2023 में आया, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो 2023 से पीछे नहीं हो सकती। और ये जो लोग क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट हमेशा आपसे एक सवाल पूछेगा कि ये जो आप कर रहे हो ये बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या है जो इस सिस्टम को दोबारा बना रहे हो, या आप ऐसा क्या यूनिक करने वाले हो? तो मैं यूनिक क्लाइंट को कहता हूँ भाई जिन्होंने पहले किया उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इसका मतलब है उनका सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है विदाउट दिस टेक्नोलॉजी, और जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा सोल्यूशन आपसे उनसे बेहतर होगा। सो मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, माई यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर अ क्लाइंट। कीप इट इन माइंड कि आपने ये देखना कौन सी टेक्नोलॉजी कब आई है। ये रख सकते बिल्कुल। सो इन अ नटशेल लैंग चेन क्या करता है कि ये किसी भी एक्सटर्नल डाटा सोर्स को लैंग्वेज मॉडल से जोड़ देता है। अब ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है डाटा सोर्स, ये क्या बला होती है? आप टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखते हैं, आप वर्ड में कुछ लिखते हैं, आप वर्ड में जो लिखते हैं वो डाटा है, ऑफ कोर्स डाटा है। आप एक्सेल में कोई अपनी चीज़ें बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, वो भी डाटा है। आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, वो भी डाटा है। क्या हर चीज़ डाटा स्टोर नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि लैंग चेन वो ब्रिज है जो किसी डाटा सोर्स को लैंग्वेज मॉडल से जोड़ने के काम आता है। ये वो ग्लू है जो लैंग्वेज मॉडल और डाटा सोर्स को जोड़ देता है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? ये मतलब हाँ, इसका क्या फ़ायदा होगा?
अब इसकी मिसाल यूँ लें, जब आप ओपन एआई चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पास तो नवंबर 2021 तक का डाटा है, ये बात मुझे नहीं पता। ठीक है ना, बड़ी बार सुना होगा आपने। तो अब फ़र्ज़ करें मैं चैट जीपीटी को जोड़ दूं एक आर्टिकल से जो सितंबर 2023 में आया है, तो क्या होगा? चैट जीपीटी सितंबर 2023 का आर्टिकल पढ़ के आपको जवाब दे देगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार मेरे पास तो डाटा भाई नवंबर 2021 तक है, मैं तो नहीं जवाब दे सकता। ठीक है, सो ये वो ग्लू है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को किसी भी डाटा के साथ जोड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा वेक्टर डाटाबेसेस का। डाटाबेस का अगर आपको पता है तो वेक्टर डाटाबेस उससे मिलती जुलती आइटम है। इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं कब बताऊंगा? 20 मिनट बाद जब हम ज़हनी तौर पे थोड़े से तैयार हो जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि ये वेक्टर डाटाबेस क्या होता है। अभी आपके जहन में होना चाहिए यार ये कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर हम किताबों से बातें नहीं कर सकते। कैसी शायराना बात नहीं डॉक्टर साहब, किताबों से बातें करना। क्या बात है? तो अब एआई की मदद से हम किताबों से बातें करते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट भी पाइथन का पैकेज है और ये फ्रंट एंड बनाने के काम आता है। मतलब हारिस भाई ने आपको स्ट्रीमलेट में, हारिस भाई पिछला चैटबॉट हमने स्ट्रीमलेट में बनाया था ना, तो स्ट्रीमलेट हमने पिछले चैटबॉट में जो आप इंटरफेस देख रहे थे जिसमें हम लिख रहे थे और जवाब आ रहा था वो स्ट्रीमलेट था। ये वही स्ट्रीमलेट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो तो आप किताबों से बातें कर सकते हैं, आप डाटा के साथ बातें कर सकते हैं। सो ये हमारे रिक्वायर्ड टूल्स थे। ओके, हाँ हाँ श्योर। ओपन एआई, आपको पता है कि ओपन एआई का मतलब है, हम ओपन एआई से मुराद लेते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इधर लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे पास चैट जीपीटी भी हो सकता है, GPT-4 भी हो सकता है। हमने ओपन एआई इसलिए लिखा कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं रहा। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो बड़ी सादा सी बात है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, लैंग चेन मैंने बताया था कि ये एक ग्लू है जो डाटा के साथ लैंग्वेज मॉडल को जोड़ता है। लेकिन ये बड़ी एक ऊपरी सी बात है। अच्छा जोड़ता है तो क्या क्या जोड़ता है, क्या करता है? ये बड़े ज़रूरी काम करता है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक लफ्ज़ बोला था कॉन्टेक्स्ट विंडो। सुना सुना तो लगता है ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? कंटेक्स्ट विंडो का मतलब है कि अगर आप मेरे सामने 5 मिनट बोलेंगे ना तो मुझे कब समझ नहीं आएगी कि आपने 5 मिनट क्या बोल दिया। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता 10, 15, 20 सेकंड बोलेंगे तो मुझे याद रहेगा, हाँ यार ये इस भाई ने मुझे ये बात कही थी। इसी तरह अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पूरी किताब उठा के दे दें, वो भूल जाएगा, वो याद नहीं रख सकता। और हमने बताया था कि GPT 3.5 की एक लिमिट है कि वो कितनी लंबी इनपुट ले सकता है, और वो लिमिट मैंने बताया था कि 4000 टोकन्स या तकरीबन 3000 वर्ड्स की है। अगर आप GPT 3.5 को 3000 से ज़्यादा वर्ड्स देंगे तो वो पागल हो जाएगा, वो आपको एरर देगा, कहेगा भाई मेरे से काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक किताब है और किताब में 100 पेजेस हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो तो ज़्यादा है ना वो डाटा। और मैंने कहा कि मैं उस किताब से बातें करना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि जीपीटी को वो सारी किताब पता होनी चाहिए, वरना तो सारी किताब से बात नहीं हो सकती। तो इसका एक बड़ा आसान सा इलाज है कि हम उस किताब को 3000 से कम वर्ड्स में तोड़ दें। ठीक है ना, हम उस किताब को 3000 से कम वर्ड्स में तोड़ दें।
अच्छा, अब ये जो किताब को 3000 से कम वर्ड्स में तोड़ना है, इसका कोड आप खुद भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप लैंग चेन के अंदर एक मेथड या एक फंक्शन यूज़ करें तो वो भी आपके लिए ये काम कर देगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने खुद बैठ के सारा फंक्शन लिखना है या लैंग चेन से कहना है भाई लैंग चेन ये काइंडली मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये पहले तुम पढ़ो और इसको तोड़ दो। अच्छा, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट पढ़ो, मैंने कहा था कि लैंग चेन ग्लू या ब्रिज है डाटा और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के दरमियान। सर एक रिसर्चर ने इसको लिख रखा था ऑर्केस्ट्रेटर। ये ऑर्केस्ट्रेटर ज़रा जो है ना औखा बड़ा औखा सा वर्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे परेशान हो जाए। चलिए आप आसान आसान पर हमने बहुत आसान रखना है। अच्छा, जिधर मुश्किल हो ना तो आप लोगों ने भी क्वेश्चन कर लेना है और हम बच्चों के क्वेश्चन जो हैं वो भी साथ साथ देख रहे हैं, हम बच्चों के क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। अच्छा, ये चीज़ ना मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, इसकी एक वजह है कि ये मैं चाहता हूँ कि आप डाइजेस्ट कर लें। जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल ठीक है। सवाल ये आया कि किताब को तोड़ने से क्या मुराद है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल 3000 से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता एक वक्त में, नहीं पढ़ सकता। किताब में 30,000 लफ्ज़ है। 30,000 लफ्ज़ तो कभी भी नहीं पढ़ सकता लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो मैं क्या करूँगा, मैं किताब के 30,000 लफ्ज़ों को 3,000 के ग्रुपों में तोड़ दूंगा और किसी भी सवाल के लिए मैं कोई एक उससे मिलता जुलता ग्रुप लैंग्वेज मॉडल को दे के कहूँगा ये पढ़ के जवाब दे दे। एग्जैक्टली इस तरह करके आप अनलिमिटेड वर्ड्स और अनलिमिटेड डाटा के साथ लैंग्वेज मॉडल से बात कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक दूसरी बात कही, यहाँ हमारे पास अगर आप पढ़े तो सबसे पहले लिखा है डॉक्यूमेंट लोडर्स। ये लोडर का क्या मतलब है? मैंने बताया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डाटा से कनेक्ट करना है। डाटा सिर्फ पीडीएफ फाइल में तो नहीं होता, डाटा सिर्फ डॉक फाइल में तो नहीं होता, डाटा सिर्फ टेक्स्ट फाइल में तो नहीं होता, डाटा सिर्फ इमेज फाइल में तो नहीं होता, डाटा सिर्फ डेटाबेस में तो नहीं होता। पता नहीं कितने तरीके हैं यार डाटा को स्टोर करने के, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि और कंप्यूटर का प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर में हर किस्म का डाटा डिफरेंट तरह से स्टोर होता है। पीडीएफ की फाइल को स्टोर करने का तरीका कंप्यूटर के लिए फ़र्क होगा और एक्सेल को स्टोर करने का तरीका फ़र्क होगा और कोई और चीज़ को स्टोर करने का। इसकी मिसाल यूँ रहे कि चिड़ियाघर, मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, हर जानवर के लिए एक जैसा पिंजरा होता है? नहीं। अगर आप खरगोश और हाथी के लिए एक जैसा पिंजरा रखेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और एक जगह किताब है तो उनको एक ही तरह स्टोर नहीं कर सकते प्यारे भाई, उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों की ज़रूरत है। अब इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए कि किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, हम उसको पढ़ लें, उसको 3,000 लफ्ज़ों के ग्रुपों में तोड़ लें और लैंग्वेज मॉडल को दे दें। तो ये काम कौन कौन करेगा? लोडर क्या करेगा? डाटा को लोड करेगा। वो डाटा फाइल भी हो सकती है, वो डाटा इमेज भी हो सकता है, वो डाटा एक्सेल भी हो सकती है, वो डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, और भी हो सकती हैं टाइप। तो लोडर ने वो डाटा लोड कर लिया। लोड करने के बाद पता चला ये 30,000 लफ्ज़ है। अब अगला मसला आ गया, 30,000 लफ्ज़ तो लैंग्वेज मॉडल नहीं पढ़ सकता भाई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं पढ़ सकता। तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उनको तोड़ना है 3,000 लफ्ज़ों में ताकि लैंग्वेज मॉडल उन्हें पढ़ सके। अच्छा, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ना आसानी के लिए लैंग्वेज मॉडल कह रहा हूँ। तो LLM और लैंग्वेज मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी लैंग्वेज मॉडल कह देते हैं, कभी LLM कह देते हैं। मैं जानबूझ के कहता हूँ ताकि आपके एक ज़हन के अंदर वोकैबुलरी जो है ना वो खुद ब खुद बनती रहे कि ये तीनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है, लैंग्वेज मॉडल, LLM, ChatGPT या लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, एक ही काम करते हैं। आप इनसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देते हैं।
ओके, सो लोडर और स्प्लिटर का हमें आइडिया हो गया होगा। इसी तरह ये और भी सर्विसेज देता है, और इससे हम क्या काम ले सकते हैं? इससे हम चैटबॉट बना सकते हैं, इससे हम डिफरेंट डाटा से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, और इससे हम एक और भी काम करते हैं जिसमें अभी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, इसमें हम इंटरेस्टेड होंगे जब हम ज़रा तगड़े हो जाएंगे, ज़रा जब वो कार्टून होता था उसमें बंदा पालक खा लेता था तो बड़ा ताकतवर हो जाता था, पोपाय द सेलर। तो जब हम वो पालक खा लेंगे ना ये सारी इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स की, और तगड़े हो जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये तीसरी चीज़ क्या होती है। सो लैंगचेन समरी में वो बहुत सारे टूल्स हैं जो चैट बॉट बनाने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा जी, हमारा डॉक्यूमेंट जीपीटी काम कैसे करेगा? ये तस्वीर आपके सामने है, और ये तस्वीर देखने में बड़ी खौफनाक लग रही है। आपने नीचे वाली लाइन के ऊपर अभी रख लेना है मेंटल हाथ। ठीक है, जैसे स्क्रीन को छुपा नहीं देते आपने सिर्फ ऊपर के जो 3 डब्बे हैं ना, अभी उन्हें देखना है, बाद में हम अगले की बात करेंगे। सो आज की सारी जो हमारी गपशप है ना, वो इसी तस्वीर के इर्द गिर्द घूमनी है। और अगर आपको ये तस्वीर समझ में आ गई तो आपको चैट बॉट बनाने समझ में आ गए। बच्चे का सवाल ये है कि लैंगचेन में जो डाटा है क्या ये 2023 तक है? इसका जवाब ये है कि लैंगचेन में कोई डाटा नहीं है। लैंगचेन सिर्फ आपको हेल्प करता है कि आप वो डाटा उठा के चैट जीपीटी को दे दें। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपने वो डाटा कहाँ से उठाना है, किस तरह का डाटा उठाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी। लैंगचेन में कोई डाटा नहीं है। लैंगचेन सिर्फ डाटा से जोड़ने के लिए जो बहुत सारी सहूलियात या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। एलएलएम से कम्युनिकेशन का तरीका है। ये जो हम इससे क्वेश्चन करते हैं वो भी फिर ये चैट जीपीटी से जी वो चैट जीपीटी से जवाब देता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल अभी ना करना। इसकी मिसाल, इसको यूँ समझो कि हम एक घर की बुनियादें डाल रहे हैं, अचानक कोई आके कहे नहीं यार आज ही लेंटर डालना है, डल जाएगा, ठा करके गिर जाएगा। पहले 4 दीवारें बनाएंगे, दीवारों के ऊपर शटरिंग करेंगे, फिर ऊपर सीमेंट डालेंगे तो छत मजबूत रहेगी। अगर दीवारें नहीं बनेंगी, ऊपर ही बजरी लेंटर डाल देंगे तो छत धम से गिर जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं दीवारें खड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद हम शटरिंग करेंगे और फिर लेंटर डालेंगे। क्यों इरफान भाई? ये टेक्निक इरफान भाई की, आज मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ आपके भी आप। अच्छा, मैं भी वही करने गया था। अच्छा, तो ये जो आपके सामने तस्वीर है ना, आपने इसकी सिर्फ पहले ऊपर के 3 डब्बे जो है ना, पहले उन पे गौर करना है। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। और मैंने बताया था कि आज की सारी डिस्कशन जो है वो स्टेप्स फॉर चैटबॉट। स्प्लिटिंग मैंने अच्छी तरह बता दिया, और मैंने ये भी समझाया कि स्प्लिटिंग क्यों ज़रूरी है, और मैंने एग्जांपल दी कि अगर किसी बच्चे को ज़्यादा खाना दें तो उसे बदहज़मी हो जाएगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ज़्यादा डाटा देंगे तो उसे बदहज़मी हो जाएगी, वो जवाब नहीं देगा। तो आपने सिर्फ उसे इतना डाटा देना है कि उसका हाजमा ख़राब ना हो और वो आपके लिए काम कर सके। तो इसके लिए मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट विंडो के मुताबिक हमने डाटा देना है कि अगर चैट जीपीटी 3000 लफ्ज़ एक्सेप्ट कर सकता है तो 3000 लफ्ज़ ही देने हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था। स्प्लिटिंग दी डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर चंक्स, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अब आपको बड़ी क्लियर होगी कि ये क्यों करनी है। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट चंक्स इनटू एम्बेडिंग्स। अब ये बड़ा अजीबो गरीब लफ्ज़ है, एम्बेडिंग्स। ओके, गुड और नाइस जो है ये मिलते जुलते लफ्ज़ है ना? हमें तो पता चल गया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है कि गुड और नाइस में कोई तल्लक है, दोनों अच्छी चीज़ को बयान करते हैं।
कंप्यूटर के अंदर यही जो ताल्लुक है हम उसको मैथ की ज़ुबान में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर गुड और नाइस लैंग्वेज में मतलब के लिहाज से एक दूसरे के करीब हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये जिस शक्ल में हम रखेंगे ये एक दूसरे के करीब होंगे। और ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स का क्या मकसद है कि लफ्ज़ों के मतलब को ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे ताल्लुक में कन्वर्ट करना कि कंप्यूटर को भी पता चल जाए यार ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। और एम्बेडिंग्स हमेशा वेक्टर्स से बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 30 लेक्चर्स हैं उसमें से हर लेक्चर में वेक्टर का लफ्ज़ एक बार तो जरूर आया होगा। पहले लेक्चर से लेके 29वें लेक्चर तक वेक्टर का लफ्ज़ बार बार आया। तो अब हमने कहना है वेक्टर एम्बेडिंग्स। ठीक है, मैंने वेक्टर के आगे लगा दिया एम्बेडिंग्स। वेक्टर एम्बेडिंग्स का मतलब है कि एक लफ्ज़ को वेक्टर में इस तरह कन्वर्ट करना कि अगर उनका मतलब सेम है तो उनके वेक्टर भी मिलते जुलते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, गुड और नाइस मिलते जुलते लफ्ज़ थे, हमें लगता है कि ये मिलते जुलते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता था, तो हमने गुड और नाइस के वेक्टर बनाए। लेकिन हमने ये भी ख्याल रखा कि गुड और नाइस के वेक्टर भी बिल्कुल मिलते जुलते होने चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल मैच होने चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि दोनों अच्छी बात को सब ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह बैड और ईवल मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, तो जब हम इनकी वेक्टर एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे तो इनके वेक्टर भी एक दूसरे के करीब करीब होंगे। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। इरफान, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखो, इसमें आपने जो बात कही ना, अब आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने के लिए एज कंप्यूटर सोचना है। ऐसे सोचना है कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई मैप समझाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल अगर कुछ नहीं पता तो आपको कहा जा रहा है कि ये एक बॉटल है, ठीक है, और ये क्या है? बॉटल। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने अपने दिमाग में इसको बॉटल कहा, या अब एक समझ लें कि आपका ब्रेन इज़ लाइक अ शेल्फ, तो अगर मैं इस बॉटल को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो मैं इस बॉटल को, क्योंकि ये बॉटल जैसी है, तो उस शेल्फ में मैंने इसको इसके साथ प्लेस कर दिया। तो अब जब मुझे रिट्रीव करना होगा, चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मैंने बॉटल्स रखी हुई हैं। आप अपना फ्रिज खोलें तो सारे अंडे आप एक ही जगह रखते, ठीक है, और अंडे के साथ आपको टमाटर भी मिल जाएंगे शायद, और आप सब्जियों में जाएंगे तो सब्जियों के साथ फ्रूट्स भी मिलेंगे, राइट। आप फ्रीजर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़ और जो भी चीज़ फ्रीज़ करनी है वो आप वहाँ जाके मैप करते हो, वो आप ताकि वहाँ से ढूंढ सको। तो आप बेसिकली कंप्यूटर को हेल्प आउट कर रहे हैं कि यार चीज़ों को इम्बेड करना ये है कि मैप को अगर बिल्कुल ले मैं रखूँ, किसी चीज़ को सही जगह, सही खाने में, सही चीज़ के साथ रखने को जाके आप कह सकते हैं कि इम्बेडिंग। अब कंप्यूटर को मैप करना होता है कि ये है तो फिर ये होगा। सो दैट्स द मीनिंग। अब इससे ज़्यादा तोड़ेंगे तो वो इधर निकल जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है इतना मुनासिब है और ये आपको समझ में भी आ गया। अच्छा, अब अगली लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर बर्फ़ के खाने के अंदर बर्फ़ और ठंडी चीज़ें पड़ी हैं और मुझे किसी ठंडी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं फ्रीज़र वाला खाना ही खोलूँ, ठीक है ना। इसको सिमिलरिटी सर्च, पहले मैं थोड़ी आपके बात से, इसको सिमिलरिटी सर्च हम कह क्यों रहे हैं, सर्च क्यों नहीं कह रहे? देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोग टेक्स्ट से जब सर्च करते हैं उसमें से हम टेक्स्ट रिट्रीव करें, टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं, इधर भी हम कुछ ढूंढ रहे हैं, उधर भी हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो हम इसको खाली सर्च क्यों नहीं कहते थे, इसको सिमिलरिटी सर्च क्यों कह रहे हैं? ये सिमिलरिटी वर्ड आया ही क्यों है यहाँ पे, डॉक्टर साहब लगाया ही क्यों है आपने सिमिलरिटी वर्ड? मुझे बताना कि खाली सर्च क्यों नहीं कह रहे? आप कुछ ढूंढ रहे हो, चाहे वो बर्फ़ ढूंढ रहे हो, चाहे वो अंडे ढूंढ रहे हो, तो आप सर्च कर रहे हो ना, सिमिलरिटी सर्च क्यों है?
अब ज़रा सोचें, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो पीछे एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट जैसे समझ आएगा सिमिलरिटी का मतलब फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। और गुड और नाइस और इवल और बैड बताने का भी एक पर्पस था। जवाब ही दे दें। मैं बच्चों को हिंट दे रहा हूँ। मैं बच्चों के दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ कि ज़रा निकालें यहाँ से, मुझे रिजल्ट बताएं। आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स हियर, काम डाउन, लेट्स री इमेजिन एम्बेडिंग। अपनी कोई एग्जाम्पल बनाओ, come up with and tell me why we have to use, why we are calling it a similarity search। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो ना तो ये चीज़, इनको रट्टा नहीं लगाना। बेसिकली हम सबकॉन्शियसली चीज़ों को रट्टा लगा देते हैं। हमने सिमिलरिटी सर्च बोल दिया, आपने सिमिलरिटी सर्च बोल दिया और कई साल सिमिलरिटी सर्च बोलते रहेंगे, उसको आके वापस कभी गौर नहीं करेंगे कि वाई सिमिलरिटी सर्च। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझे ओके की फुल फॉर्म बताओ। चलो ये तो स्पेलिंग हो सकते हैं। ओके की फुल फॉर्म बताओ। ऑल, वो के से कनेक्ट ओके नहीं होता। ओके ओके की फुल फॉर्म बताओ। चलें अब गूगल शुगल कर लेंगे। ओके ऑल किल्ड, बहुत अच्छे। मतलब कि मैं ज़मीन पे मुझे कोई चोट लगी है, कोई आप मुझसे पूछे कि सर आई ओके, मैं कहूँगा ऑल किल्ड। व्हाट डज इट मीन बाय ऑल किल्ड? ले अब देखिए, आधे से ज़्यादा गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। पता ही मैंने ये फुल फॉर्म क्यों पूछी है? क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वी इग्नोर्ड। किसी ने ओके बोल दिया, हम सारी ज़िंदगी ओके बोलते जा रहे हैं और हमने कभी गौर नहीं किया कि हम ये कर क्यों रहे हैं। लैंग्वेज में ये एक्सेप्टेबल है, टेक्नोलॉजी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, टेक्नोलॉजी में जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर डॉट्स रह जाते हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर लोगे लेकिन किसी क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स में डॉट रह जाएंगे तो आपकी क्लाइंट ऑन बोर्डिंग सलाहियतें डैमेज हो जाएंगी। जब आप बात कर रहे होंगे, जो कम्युनिकेशनल कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं आपके माइंड में, वो आपको बोलने नहीं देंगे, आपका कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे और आप बस कहोगे कि यार शॉर्टकट मार के भाई काम देना दे, नहीं तो मैं अगले से बात करने जा रहा हूँ। देन इवेंचुअली यू वॉन्ट सक्सीड इन अल्टीमेटली क्या आप बेचने जा रहे हैं ना ये सारा कुछ। तो कॉन्सेप्ट्स को ना छोड़। बाय द वे ओके के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ओके की सर ओरिजिन ये है कि फ़नी वे में कुछ वर्ड्स अमेरिका से कहीं से आए हैं, फ़नी वे में कुछ वर्ड्स बोले जा रहे थे। इसका मतलब उसने सही बोला था, ऑल करेक्ट है, लेकिन ओ से हमने ए की आवाज़ निकाल ली, करेक्ट से के के साथ, तो इसका मतलब एक्चुअली ऑल करेक्ट है। ये 1939 में वापस आप जाएंगे ना, और वहाँ पे वो जो होते हैं ग्रामर वाले बंदे, वो आपको बताएंगे। तो ओके का मतलब होता है ऑल करेक्ट, के वाला, और ए से उन्होंने वो किया था। बट क्या क्यों है कि कभी क्यूरियस हो जाया करें, टेक में ऐसे अल्फाज अननोटिस ना जाने दिया करें। वापस आ जाते हैं सिमिलरिटी क्यों कहते हैं, वो आप तो निकल के कहीं और। तो मैंने एग्जांपल सिर्फ ये दी थी कि इस तरह के आप वर्ड्स अपनी आंखों से ना जाने दिया करें। मुझे ये लगता है कि आप सिमिलरिटी का वर्ड मुझे सही बता देंगे, कॉन्सेप्ट पिछला सारा क्लियर। तो सिमिलरिटी क्यों कहते हैं? और इसके बाद मैं इसमें एक ट्विस्ट भी डालने वाला हूँ। वो तो आप डालेंगे ही डालेंगे। मैं पहले सिमिलर, मैं इसलिए तो रोका है बच्चों को यहाँ पे। डाटा हमारा सर एम्बेडेड है, हमने उसको पहले बैच के अंदर डिवाइड किया। देन आई थिंक जब टोकनाइजेशन के जरिए हमारा डाटा पूरा स्टोर होता है, तो हम जो भी सर्च करते हैं उनमें से वही उनके भी फिर टोकन बनते हैं। तो वो सिमिलर जो वर्डिंग है, सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है, वो लेकर आता है मॉडल, और फिर उनको जोड़कर हमें आंसर देता है। आपकी बात बच्चों को समझ नहीं होगी, पर मैं अभी एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यार आपको मैं बताऊँ, आपसे मैं कहता हूँ कि मैं ना टेक्सचुअल सर्च में क्या होता है, यू डाइविंग इन, और एक समंदर होता है टेक्स्ट का, और सारा टेक्स्ट एक जैसा ही होता है, तो एक ही टाइप होती है, सब कुछ एक जैसा होता है। तो आप जाते हो, उसमें से टाइप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक कॉन्टेक्चुअल सर्च करनी है और उसमें से आप टेक्स्ट ड्राइव करके आते हैं। क्योंकि हम यहाँ वेक्टर्स को डील कर रहे हैं। जब हम वेक्टर्स को डील कर रहे हैं तो हम सिमिलरिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप, जैसे गुड एंड नाइस एंड बैड एंड ईवल है, तो सिमिलरिटी मैच हो रही है। तो आपको कंप्यूटर के देखने का अंदाज़ा समझ में आ रहा है कि वो देख किस तरह रहा है उस शेल्फ को। इट्स लाइक दिस कि यार आप एक बच्चे को कह रहे हैं जाओ उस कमरे में जाओ, इस तरह की कुछ चीज़ पड़ी होगी ले आओ। अब वो इसको माइंड में रखेगा और इससे मिलती जुलती चीज़ जहाँ आपने एम्बेड की होगी वहाँ से वो इसको लेके आए। राइट, सिमिलरिटी, क्लोजर सिमिलरिटी, बाकी सिमिलरिटी डिस्टेंस बताया हुआ है। डालें जी ट्विस्ट डालें, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो सिमिलैरिटी सर्च का एक और भी नाम है,
वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नहीं मैं दोबारा स्टोरी बनानी पड़ेगी मुझे अच्छा सारी। नहीं, लेट्स इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, ट्विस्ट नहीं डालते, आपने खुद कहा था ट्विस्ट डालो। ओके जी, मैंने ट्विस्ट वापस ले लिया। सिमिलैरिटी सर्च इसलिए कहते हैं कि आपने, जैसा कि इरफान ने बताया कि आपके पास जब कोई सवाल आता है ना, तो वो सवाल आप वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वो वेक्टर जो है वो ये वाली बोतल बन जाती है। आप ये वाली बोतल कंप्यूटर को कहते हैं कि इस दूसरे कमरे में इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स ले आओ। अब उधर कुर्सियां भी पड़ी हो सकती हैं, टेबल भी पड़े हो सकते हैं और बोतलें भी पड़ी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका अगर सवाल बोतल था तो जो चीज़ बाहर आएगी वो भी बोतल से मिलती जुलती होगी। अब इसको किताब की ज़ुबान में लें। हम क्या कर रहे हैं, हम किताबों से बातें कर रहे हैं। तो जब मैं एक किताब से एक सवाल पूछूंगा, मैं किताब से पूछता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुतालिया पाकिस्तान की किताब से पूछता हूँ कि कायद आज़म के 14 नुकात जो हैं वो उनके बारे में मुझे बताओ। अब जो टॉपिक का नाम है वो कायद आज़म के 14 नुकात ही होगा ना। सवाल मैं कर रहा हूँ वो भी मैं कायद आज़म के 14 नुकात कर रहा हूँ। तो मेरे सवाल का वेक्टर, जब मैंने कंप्यूटर को कहा इस सवाल से मिलते जुलते वेक्टर ले आओ, तो वो कायद आज़म के 14 नुकात वाला स्प्लिट डॉक्यूमेंट जो है उसका वेक्टर ला के मुझे दे देगा। मैं वो डॉक्यूमेंट जो है उसका कंटेंट सवाल के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहूँगा, दे दूंगा, उसे कहूँगा ये इतना पीस पढ़ के सवाल का जवाब दे। तो फनकारी या खूबसूरती क्या है इस अप्रोच की, जैसा सवाल करोगे उससे मिलती जुलती चीज़ें आ जाएंगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल उन चीज़ों को पढ़ के आपके सवाल का जवाब दे। मैं रिपीट करता हूँ और उसके बाद मैं इरफान से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ना प्लीज़ काइंडली और इजी कर देना। सवाल किया कायद आज़म के 14 नुकात के बारे में बताएं, ठीक है। किताब है हमारी पाक स्टडीज़ या मुतालिया पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, और उसमें एक चैप्टर का नाम है कायद आज़म के 14 नुकात। सवाल भी वेक्टर है और किताब भी वेक्टर में पड़ी है। तो सवाल का वेक्टर है कायद आज़म के 14 नुकात, और उसने जाके किताब के सारे वेक्टर में से ढूंढना इससे सबसे मिलता जुलता कौन सा पोर्शन है। तो वो पोर्शन ऑटोमेटिकली वही नहीं होगा जिसमें कायद आज़म के 14 नुकात लिखे, बाकी तो डिफरेंट होंगे ना। इसका वेक्टर और 14 नुकात वाले डॉक्यूमेंट का वेक्टर एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी उनकी। तो हम सिमिलैरिटी की बेस पे सर्च करके वो रेलेवेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ले आएंगे। अब वो सिमिलैरिटी की बेस पे डॉक्यूमेंट तो आ गया, लेकिन वो तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटेड है, उसका तो कोई मतलब नहीं ना बन रहा अभी। वो हम देंगे चैट जीपीटी को और उसे कहेंगे ये डॉक्यूमेंट पढ़ के सवाल का जवाब दे दो। वो डॉक्यूमेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट जीपीटी पढ़ेगा, सवाल का जवाब दे देगा, और वो यकीनन सवाल का जवाब ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सवाल मैच ना कर रहा होता तो कभी भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ना आता, वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रेलेवेंट आता। सो इसलिए इसको कहते हैं सिमिलैरिटी सर्च। थोड़ा सा औखा हो गया? नहीं, बिल्कुल सही हो गया। मैं थोड़ा सा एक वर्ड में थोड़ा ट्वीक करूँगा कि जो आपने वेक्टर, सिमिलर वेक्टर्स दी, उसको फिलहाल डॉक्यूमेंट कहने के बजाय आप आउटपुट कह लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज पीपल। डोंट कॉल इट ए डॉक्यूमेंट, उसको आउटपुट कह लें। हमने उस आउटपुट को, वेक्टर की जो आउटपुट आई थी, जो ढूंढ के लाया था, हमने वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कन्वर्ट करा लिया। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में ऐसा है कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए इट विल एक्ट एज ए प्रॉम्प्ट। उसके अंदर वो अंग्रेजी की मिस्टेक थोड़ी बहुत ही, क्योंकि वो रैंडमली लाया था। आप बताता हूँ कि इसको आप अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में पुट करने की कोशिश करें तो वो ऐसे है, जैसे कि यार मैं किसी ऑफिस के बंदे को इंस्ट्रक्शन देता हूँ ऑफिस आने से पहले
मैं उसे कहता हूँ कि यार मैंने कहीं जाना है, मैंने ट्रिप पे जाना है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी ठंडे इलाके में जाना है, यार मेरा सामान पैक कर दो। ये मैं अपने रियल लाइफ में ऐसे मैं कहता हूँ क्योंकि मैं अपना सामान खुद पैक कभी करता नहीं हूँ, या मेरा सामान पैक कर दो। अच्छा, अब मैंने उसको एक बोला, समझे वेक्टर में मैंने इनपुट दी। जब मैं आया उसने टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था अकॉर्डिंग टू द इनपुट आई गिवन कि मैंने वहाँ जाना है। अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे उस लिहाज से ठीक होंगी, मैच करती होंगी। यार मुझे ये चाहिए, यार ये वाटर कूलर मुझे नहीं चाहिए, मे बी मुझे ये ग्लव्स सर्दियों के लिए चाहिए, मुझे ये सैंडल नहीं चाहिए, मुझे ये वाली बॉटल नहीं चाहिए, मुझे ये वाली बॉटल चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उन चीज़ों में से इररेलेवेंट चीज़ों को साइड पे किया, रिफ़ाइन किया और पैक कर दिया। ये जो मैंने रिफ़ाइन किया और इररेलेवेंट चीज़ें साथ में की, ये समझे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी वाली हरकत की मैंने। और जो मेरे स्टाफ ने उस जैसी इनपुट जैसी चीज़ें पूरा टेबल भर के रख दिया, वो एक आउटपुट समझ जो कि एक वेक्टर के अगेंस्ट आपको आउटपुट मिली। क्योंकि अब बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें थी, मुझे बाहर जगह नहीं जाना पड़ा। अब खूबसूरती क्या है कि अगर वही पैकिंग मैं खुद करता तो मुझे कोने कोने में जाकर चीज़ें उठानी पड़ती, मैच करनी पड़ती, कंप्यूटिंग लगती, रिसोर्स लगते, टाइम लगती, और फिर भी आउटपुट वही आती। तो मैंने क्या किया, मैं आया, मेरा टाइम बच गया, सारा को मुझे एक ही टेबल पे मिल गया। मैंने फ़ौरन अपने आप को लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, इररेलेवेंट चीज़ें साइड पे की, चीज़ों को वेरीफाई किया, इसको शेप अप किया और बैग में डाल दिया। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट हैपनिंग एट द बैग। तो ये जो प्रोसेस है ये तेज़ है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट। जब ये नहीं था तो फिर आप सोचें कि 10,000 सफ़ों की किताब को आपने पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, फिर टेक्स्ट सर्च का आपको पता है। अगर हम थोड़ा एआई से भी आगे चले जाएं, अगर डेटाबेस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप डेटाबेस में अगर लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और साथ में टेबल्स को भी ज्वाइन किया हुआ होता है, और आप इतनी सी सर्च क्यूरी टेक्स्ट के लिए देते हैं, तो वो एग्जैक्टली रेलेवेंट फील्ड में से नहीं उठा के लाता। वो 1 लाख रोज़ को ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स मतलब क्या होता है? ट्रेवर्स यूँ बताता हूँ, इसको उठा के देखेगा, नहीं है, इसको उठा के देखेगा, नहीं, इसमें भी नहीं है, और वो कीप गोइंग, हर रो को उठा के देखेगा, नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फट जाता है कंप्यूटर। अब आगे मिलियंस एंड ट्रिलियंस में रिकॉर्ड आ गए हैं। तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम कि हम एक दें सवाल पूछें और वो जाके पूरे मिलियन एंड ट्रिलियन रोज को जाके स्कैन करें? तो सिमिलरिटी सर्च जो है ऐसा है कि जैसे पूरे घर में से मेरे ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी करके टेबल पे आ गए। अब मैंने सिर्फ उस टेबल को डील करना, बाकी सारा काम मेरा हो गया। सो दैट्स द इजीएस्ट थिंग। पॉसिबल कैसे हुआ है कि क्योंकि ये एम्बेडिंग्स की वजह से, हाँ, हमने मैथमेटिकल एम्बेडिंग्स ऐसी कर रखी हैं। ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को हमने मशीन रीडेबल टेक्स्ट बनाया। अब वो चूँकि मशीन के लिए पढ़ना आसान है, इसलिए सर्च करने में भी उसको आसानी होती है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ एक लफ्ज़ का इंट्रोडक्शन जो मैंने 20 मिनट पहले प्रॉमिस किया था, हमने बहुत सारे वेक्टर्स बनाए, तो वो कहीं स्टोर भी करने हैं ना, ओए होए, तो किसी डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। आप पढ़ाएं, मैं स्टोरी सोचता हूँ। और उसे कहेंगे वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस 20 मिनट पहले आया था, तो मैंने कहा था कि ये एग्जैक्ट 20 मिनट बाद में मैं आसानी होगी ना बताने की पोजीशन में सिंपल, आ जाऊं। बहुत सिंपल है। आप तो ये समझ रहे ना, यार कपड़ों की कबर्ड कैबिनेट है, ये बर्तनों की कैबिनेट है। सिंपल, दोनों डेटाबेस हैं एक्चुअली, दोनों स्टोरेज हैं। एक में हमने एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दूसरे में हमने दूसरी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा वेक्टर डेटाबेस को, लेकिन गौर से सुन लें, क्योंकि मैं आपको एआई के साथ अपना जो प्रैक्टिकल मेरा जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ वो भी बता रहा हूँ। इस वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट को लैंग चेन के बारे में समझा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जनाब हम डेटाबेस में यूँ करेंगे, डेटाबेस में यूँ करेंगे, डेटाबेस में यूँ करेंगे, वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। है ये इतना सा वर्ड, और आप शायद 1-1.5 करोड़ का क्लाइंट खो देंगे, क्योंकि क्लाइंट ने आना है, आपको 2-4 मिनट देने, आपने एक बोंगी मारनी है, ख़त्म, आपकी रेपुटेशन ख़त्म। तो वेक्टर का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डेटाबेस है तो ये वेक्टर डेटाबेस है। ऐसे ही है जैसे आप बर्तनों वाले कैबिनेट में कपड़े नहीं हैंग कर सकते, और जहाँ कपड़े हैंग किए हुए वहाँ बर्तन नहीं लटका सकते। दोनों हैं तो स्टोरेज, पर दे आर डिफरेंट स्टोरेज। नाम चेंज करोगे तो बेवकूफ़ हो जाओगे। दैट्स वेक्टर डेटाबेस फॉर यू। बेहतरीन। और इसको हम वेक्टर स्टोर भी कहते हैं। तो ये वही तस्वीर है जो मैंने आपको कहा था कि आज इस तस्वीर से हमारा बहुत सारा वास्ता पड़ना है।
तो ये जो पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही है ऊपर वाली, जिसके इर्द गिर्द एक रेड हमने रेक्टेंगल भी बनाई हुई है, तो ये वो काम है जो हमें किसी भी किताब के लिए एक मर्तबा करना पड़े, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं इस जगह, हम इस जगह वेक्टर डेटाबेस बना रहे हैं। ये जो ऊपर की लाइन है इसमें हम वेक्टर डेटाबेस या वेक्टर स्टोर बना रहे हैं। यहाँ मैंने एक और लफ्ज़ बोला, वेक्टर स्टोर। वेक्टर डेटाबेस को वेक्टर स्टोर भी कहते हैं, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। आप वेक्टर स्टोर कहें, आप वेक्टर डेटाबेस कहें, एक ही मतलब, ठीक है। सो आप जब भी किसी किताब से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस किताब का वेक्टर स्टोर बनाना चाहता है। इधर मैं किताब कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है किताब की जगह तो वो कोई भी डाटा हो सकता है ना। सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हम किसी डाटा से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस डाटा से वेक्टर स्टोर बनाना होता है। और ये जो ऊपर की लाइन है हमें नज़र आ रही इस तस्वीर में, ये किताब या डाटा से वेक्टर स्टोर बना रही है। अब हम जो हमने हाईलाइट की है रेड वाले पोर्शन के अंदर, ये चीज़ अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास एक किताब थी, किताब में 30,000 लफ्ज़ थे, लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहता था 30,000 लफ्ज़ों से मुझे बदहज़मी हो जाएगी, मैं सिर्फ़ एक वक्त में 3,000 लफ्ज़ पढ़ सकता हूँ। तो आपने वो डाटा या किताब लोड की, उस किताब 30,000 लफ्ज़ों को आपने 3,000 में स्प्लिट किया। हर जो 3,000 लफ्ज़ है उनकी एम्बेडिंग कैलकुलेट की। मैंने जानबूझ के कहा एम्बेडिंग कैलकुलेट की, मैं आसान भी कह सकता था। तो अगर आपने कैलकुलेशन कह ही दिया, और अभी थोड़ी देर पहले राव साहब ने कहा था मैथमेटिकल एम्बेडिंग, ऐसा ना, तो ये कैलकुलेशन के पीछे मैथ होती है। और लेक्चर के शुरू में हमने आपसे कहा कि कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपसे वास्ता नहीं पड़ना अगले कुछ साल, उनमें दिमाग खपा के अपने आप को डिस्करेज और डीमोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमसे जो गलतियाँ हुई सो हुई, आप ना करो, ठीक है। और जब आपका हाथ चलना शुरू हो गई, सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी जब आप डिटेल में जाएंगे। तो मैथ में वो कैलकुलेशन कैसे होती है, जब एक टूल आपके लिए कैलकुलेट कर रहा है, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा। तो हमने डॉक्यूमेंट लोड किया, स्प्लिट किया, और हर स्प्लिटेड पार्ट का एक वेक्टर बनाया। बहुत सारे वेक्टर्स बन गए, वेक्टर स्टोर में उनको रख दिया। अब वेक्टर स्टोर की ख़ास बात यह है कि जब भी आप इसे कोई वेक्टर भेजेंगे और इसे कहेंगे इससे मिलते जुलते वेक्टर्स लेके आओ, वो बहुत तेज़ी से ले आए। ये वही इरफान ने जैसे बताया था कि इन्हें जो सामान चाहिए था वो पहले टेबल पे अरेंज पड़ा हुआ था। वेक्टर स्टोर की ख़ास बात यह है कि जब आप इसे कोई एक वेक्टर देते हैं, सवाल वाला वेक्टर देते हैं, तो ये अपने पास पड़े हुए वेक्टर में से जो मोस्ट सिमिलर वेक्टर्स हैं बहुत तेज़ी से ले आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने अपने डाटा का एक वेक्टर स्टोर बनाया, और उस वेक्टर स्टोर की ख़ास बात ये है कि मिलते जुलते लफ्ज़ों के वेक्टर्स भी मिलते जुलते होंगे, और इस किस्म के वेक्टर्स को हम कहते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स। हर वेक्टर को एम्बेडिंग नहीं कहते यूजुअली, ठीक है। ओके, सो पहला पोर्शन मेरा ख्याल है कि हमें समझ में आ गया होगा। आगे चलें। सांस लेना है, Okay. सांस। डीप ब्रेथ गाइस, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। सर जी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किताब 3,000 वर्ड यहाँ पे होता है इतना नहीं? आप जो सवाल करें उसका जवाब अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका सवाल अच्छा है। मैं आपको ये बताऊं कि हम हमेशा से कहते रहे कि आज के दौर में सवाल पूछने वाला ज़्यादा समझदार है, कि कुछ चीज़ें हैं, ये गलती हम भी करते जब हम सीख रहे होते थे, तो ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपसे किसी दूसरे की जानिब
या किसी दूसरे सोर्स से आपकी जानिब, ये दोनों ख़तरनाक चीज़ें हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ना आप किसी को इन्फॉर्मेशन दो, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टफ़ करो, अगर आपने ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ना है तो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे आ जाए, यहाँ तक समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा ब्रेक इसलिए कहा था कि आप थोड़ा डीप ब्रेथ कर लें, थोड़ा आ जाए। अब नेक्स्ट पार्ट जो अभी डॉक्टर साहब ने सेटिंग्स की हैं, अरेंज किया है डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर में, वेक्टर स्टोर तक पहुँचा दिया है। अब सवाल है, उससे सवाल करते हैं, और जब सवाल होता है तो बैकएंड पे क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इस तस्वीर से आगे जा रहे हैं। हमने ये तस्वीर बार बार आएगी और चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है। स्प्लिटिंग हमने बता दी, आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट को चंक में तोड़ा। स्प्लिटिंग क्यों करते हैं ये मैंने 3 दफ़ा बताया, चौथी दफ़ा अब आपने खुद पढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि 3 दफ़ा मैंने बताया, इरफान आपने भी 2 दफ़ा तो बता दिया। पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ लो। हाँ, इसको एक दफ़ा गौर से पढ़े कि ये वही बात है जो मैंने आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाई है। तो स्प्लिट कर लिया, अब आगे चलिए। अब हम ये अगला पोर्शन जो है इसकी तरफ आगे, ये मैंने बताया कि जब स्प्लिट कर लिया तो हर एक स्प्लिटेड जो टेक्स्ट था या स्प्लिट की आउटपुट जो थी उसका एक वेक्टर बना लिया। जो पेजेस सिमिलर थे उनके वेक्टर भी सिमिलर होंगे, जो पेजेस का कंटेंट डिफरेंट है उनके वेक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स। ठीक है, चलें जी आगे चलिए। सर ओके जी, ये भी एक दफ़ा गौर कर लें। ये एग्जैक्टली वही बात है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। आपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट किया था। इन स्प्लिटेड डॉक्यूमेंट्स को हम एक लफ्ज़ कहते हैं, हम इन्हें चंक्स कहते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब तेज़ी में कहूँगा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करके उसके चंक बना लिए और चंक साइज़ मैंने रखा 3000। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने चंक साइज 3000 क्यों रखा? वेरी गुड। मैंने सवाल पूछा था कि मैंने चंक साइज 3000 क्यों रखा। इसकी वजह ये थी कि 3000 लफ्ज़ों से ज़्यादा बड़ी आउटपुट पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पेट ख़राब हो जाता है। अगर कल को आउटपुट बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? तो मैं दोबारा स्प्लिट करके चंक साइज बड़ा कर लूँ। चलें, क्या होगा चंक साइज़ बड़ा करने से, ज़रा बताएंगे मुझे? आप बता दीजिएगा। नहीं, मैं खामोश हूँ। आप बताएं ज़रा, ऑनलाइन वालों प्लीज़ आ जाएं ज़रा वापस, कि अगर हम चंक साइज़ 3000 की बजाय 10,000 कर देते हैं तो क्या क्या होगा? हैं? लेकिन किताब तो सारी स्टोर हो रही है यार आप Information इस तो तरह ज़्यादा की नहीं बातें store हो रही। करोगे तो फिर दिल तो दुखेगा। इन्फॉर्मेशन तो उतनी ही जा रही है, सारी बेटा। स्टोर हो रही है, किताब तो पहले भी सारी स्टोर थी। देखो, इन सवालों का पूछने का मतलब रियलिटी चेक है। अगर तो स्टोरी बिल्ड हो रही है तो गलती हो ही नहीं सकती, यूँ आंसर आएगा। लेकिन अगर रटा लग रहा है तो फिर मशीन फंस जाएगी। और क्या होगा? ओके, ओवरफिट कहाँ से आ गया? कोई ओवरफिट नहीं आना भाई इधर। साथ भाई क्या कर रहे हो? टाइम सेविंग क्यों? टाइम सेविंग इज एन आउटपुट। मुझे टॉक लाइक अ डेटा साइंटिस्ट, टॉक लाइक एन एआई इंजीनियर, टॉक लाइक एमएल इंजीनियर के सर जी पहले वेक्टर 3000 रखा था तो क्यों रखा था? सभी ने अच्छा जवाब दिया। 10,000 रखा तो क्यों रखा? आप उसका जवाब ढूंढ रहे होंगे लोग। नहीं, मैंने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। सिर्फ मैंने कहा है कि अच्छा जवाब दिया उसने। तो वो वाई, देखो मैं जब ये सवाल करता हूँ ना, तो यकीन करें कि ये वो रियलिटी चेक है जो आप लोगों ने खुद पे अप्लाई करके टेस्ट करना है कि अगर तो आपका दिमाग लेफ़्ट राइट दाएं बाएं आएँ शाएँ कर रहा है तो इसका मतलब है उसको डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई। तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो फिर लॉजिक्स आती है माइंड में। डॉक्टर साहब चलें, बता दूं? हाँ जी। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहले सिर्फ 3000 लफ्ज़ पढ़ के एक सवाल का जवाब देता था। मैंने पूछे कायदे आज़म के 14 नुकात बता। कायदे आज़म के 14 नुकात वाले चैप्टर में से जब मैंने स्प्लिट किया तो सिर्फ 10 नुकात ही पूरे आए 3000 लफ्ज़ों में, बाकी 4 नुकात तो पूरे ही नहीं आए। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहता है कायदे आज़म के नुकात ये हैं, 10 पे जाके बस हो गए। लेकिन चंक साइज़ मैंने ज़्यादा कर दिया
अब इसका मतलब है कि कायद आज़म के 14 नुकात के साथ साथ उनकी तफसील के ये किस वक्त उन्होंने पेश किए थे, क्यों पेश किए थे, क्या क्या ज़रूरत थी सियासी, ये सारा डाटा भी उसी वेक्टर में आ जाएगा या उसी चंक में आ तो जाएगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फास्टर हो या स्लो? अच्छा, मैं आपको, अब जिन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही मैं आपको वो बताता हूँ कि अगेन आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये उन बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बहुत पीछे हैं, तो मुझे बहुत लो लेवल पे जाके एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं। तो लेट्स से कि आपने ना, जब हम अपने घर में भी एक्चुअली सेगमेंटेशन करते हैं, हर एक जैसी चीज़ को एक रैक पे रखते हैं, और फिर ये भी होता है कि सिमिलर, अगर आपके कैबिनेट की मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक कबर्ड डिसाइड किया, आपने कहा जिसमें कपड़े हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपने शर्ट्स को, ट्राउज़र को अलग अलग रखा हुआ है। आप सर्च करने जाते हैं कपड़े, तो आपको एक ही कैबिनेट में मिल जाते हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट में आपको हर तरह के कपड़े से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर कैबिनेट छोटी है तो आप क्या करते हो, उसमें से आप जो कोट होते हैं वो किसी और कैबिनेट में डाल देते हो। तो अब जब आप ड्रेसिंग करने जाओगे तो एक कैबिनेट से एक चीज़ मिलेगी, अब आपको पहन के दूसरी कैबिनेट में जाके उसका दूसरा ऐसा निकाल के लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? हाँ, खुद को परेशानी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ना यहाँ से ड्राइव करना। कॉन्सेप्ट इज गुड। ठीक ठीक है, है। आगे चलें जी। ये 3000 में स्प्लिट कर दिया जी। ठीक है, ज़बरदस्त। सो चंक, सब आपको पता है कि चंक का मतलब है कि कितने लफ्ज़ों से हम एक वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चंक साइज और नंबर ऑफ चंक्स का आपस में बड़ा रिलेशनशिप गहरा होता है। चंक साइज जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ चंक्स उतने कम होंगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्ट भी ट्रू है कि अगर चंक साइज कम होगा तो नंबर ऑफ चंक्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और आपने देखा कि चंक साइज ज़्यादा रखने से अगर आपके लैंग्वेज मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा है तो वो अच्छा जवाब दे सकता है। इस जगह पे मैंने ये लैंग्वेज यूज़ की है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये लैंग्वेज मैं आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल कर रहा हूँ ताकि आप इसके साथ। क्या कर दिया आपने? मैंने सिर्फ उन्हें ये बताया है कि चंक साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो जब रिट्रीवल होगा तो उसके लिए बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए होगा। दे शुड अंडरस्टैंड इट। हाँ, नन दे अंडरस्टैंड। जब आप मैं जवाब पढ़ रहा था तो बच्चों ने सही जवाब दिया, ये भी बताया। शाबाश, ठीक है। सो यहाँ तक एम्बेडिंग्स बन गई, और ये हमने एक तस्वीर आपके लिए लगाई है कि एक एक लफ्ज़ जा रहा है, एम्बेडिंग मॉडल से गुजर रहा है और उसका वेक्टर बनता जा रहा है, और यही वेक्टर सारे स्टोर होंगे वेक्टर स्टोर में। और जब कोई, बस यहाँ तक ये चीज़ अब आपको क्लियर हो, इसका मतलब है कि वेक्टर स्टोर में क्या स्टोर है? वेक्टर टेक्स्ट, अगला वेक्टर उसका टेक्स्ट, अगला वेक्टर उसका टेक्स्ट, ठीक है। तो वेक्टर स्टोर में वेक्टर्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है ये दोनों सेव। सो वेक्टर स्टोर अब हमें क्लियर हो गया। वेक्टर क्या होता? अभी दीवारें बनी है, लेंटर मत डाल। चल आते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ भी आते आपके लिए हैं। सिर्फ ये नंबर्स हैं जो कंप्यूटर को समझ में आते हैं, ये आपको समझाने के लिए बने भी नहीं। चलें, आप उस वक्त तक दो चीज़ें सोचिएगा। व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर? ठीक है, और फिर आप देखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव को। ठीक है, चल अक्सर बेहतरीन। एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है? लफ्ज़ लेता है, वेक्टर बना देता है। अब एम्बेडिंग मॉडल यहाँ हमने कुछ लिखे हैं। ओपन एआई जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी देती है, एम्बेडिंग मॉडल भी देती है, लेकिन उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हमने हगिंग फेस आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। हगिंग फेस में स्टेट ऑफ द आर्ट मुफ्त एम्बेडिंग मॉडल्स पड़े हैं, जाएं उन्हें इस्तेमाल करें और मुफ्त में एम्बेडिंग्स क्रिएट करें। सर, अब इस मॉडल के साथ से अगर आप एम्बेडिंग हटा भी देना तब भी आप जाके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स कमले फिलहाल देखिए वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम हगिंग फेस करते आए हैं, आपने ये प्रोसेस देखा, स्प्लिटिंग देखी, स्टोरेज देखी, कैलकुलेशन देखी, मैथ देखी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये
हर बंदा जो है इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता था, तो उन्होंने आपके लिए बना के प्लेट में रख दी है। और अब मैं ये बात दोबारा कहूँगा आप सब से कि जब मैंने वो देखा कि कितने ज़्यादा एम्बेडिंग मॉडल्स वहाँ पड़े हुए हैं, और जब उनकी मैंने कैटेगरीज देखी, चाहे वो इमेज कंपैरिजन हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो, सेंटिमेंट एनालिसिस हो, ग्रामेटिकल हो, इतने मॉडल्स हैं कि अब वक्त पे पोस्ट होने वाले प्रोजेक्ट का 80-90% के सॉल्यूशंस आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ी कॉस्मेटिक्स करनी पड़ेंगी, उसके काबिल अब आप हो जाने चाहिए। तो आज टेक्निकली लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 30। आज टेक्निकल इस लेक्चर की कंप्लीशन पे, मे बी दैट एट द एंड ऑफ द टुमारोज लेक्चर आप इस पोजीशन में आ जाने चाहिए कि आप एक सफ़र पे निकल सकते हो। फ़ाइट आपने करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चले जी बेटा सुबह फ्रीलांसिंग शुरू करो, क्लाइंट आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो, परेशान बैठा, कब आएंगे आप। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, यू हैव टू स्ट्रगल। बट अब आप ना वो क्या कहते हैं कि क्रॉलिंग के काबिल हो गए हैं। अब आप क्रॉलर उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे, अब आपके पास है। कम से कम अब आप कुछ एआई में कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ 30th लेक्चर आज हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मैंने आपसे कहा था कि पहुँचाऊँगा। लोग ये काम हमारे सेकंड लेक्चर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इनका बस नहीं चलता था कि सर दूसरे लेक्चर में पहले मैं हैकिंग फेस सारा इंप्लीमेंटेशन सिखा दे, बाकी बाद में पढ़ा दीजिएगा। नाउ यू गाइज टुडे एट ए पोजीशन कि अगर आप सफ़र शुरू करें तो सूनर और लेटर यू विल सी रिजल्ट इंशाल्लाह। बेहतरीन। ओके जी, सो वेक्टर स्टोर, अब ये पहली तस्वीर जो है यहाँ कंप्लीट हो गई है। जो वेक्टर बने थे वो वेक्टर मैंने अर्ज़ किया कि हम वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे हैं। वेक्टर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट, अगला वेक्टर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जब मैं मैच करूँगा किसी इनकमिंग वेक्टर से वेक्टर स्टोर को, तो साथ ही उसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा। गुड। ओके जी, यहाँ तक अब हमारा वो स्ट्रक्चर बन गया है जो हमें किताब से बात करने में हेल्प करेगा। तो अब यहाँ थोड़ी सी और हम तफसील बता रहे हैं वेक्टर स्टोर्स या वेक्टर डेटाबेसेस की। यहाँ कुछ लफ्ज़ हैं, इन्हें एक दफ़ा पढ़ लें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में अगर आ गया है तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। इनको पढ़ लीजिएगा। लेट्स नॉट एक्सप्लेन, लेट्स नॉट बिल्ड द स्टोरी। इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने, मैं आपको दूसरे तरीके से इन वर्ड्स का इस्तेमाल और वेक्टर स्टोरेज दोबारा समझा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी जो हमने समझाया, अगर आपने उस अंडरस्टैंडिंग को मैप कर लिया इन अल्फाज पे और वो बोल दिया क्लाइंट को सही मैपिंग के साथ, आप प्रोजेक्ट जीतने के चांसेस ऊपर चले जाएंगे। बोल तो आप स्टोरी फिर भी दोगे, बता तो आप फिर भी दोगे, दिमाग में आपको सब समझ आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप क्लाइंट को नहीं बता पाओगे कि ये मैंने कैसे करना है। अगर आपने इनके साथ उस इंफॉर्मेशन को सही से मैप ना किया तो फिर समझना पड़ेगा वेक्टर स्टोरेज, वेक्टर इंडेक्सिंग, सिमिलैरिटी सर्च एंड हाई डायमेंशनल डेटा। इस पे आप होमवर्क कर लीजिएगा। और आगे हम आपको कुछ वेक्टर स्टोर्स के नाम बताते हैं। मेरा ख्याल आज इतना ही, क्योंकि हमने बच्चों का एक क्विज भी बड़ा प्यारा सा बनाया। बहुत आगे निकल के नाराज़ हो गए होंगे हमारे आधी ऑडियंस जो है ना। ओके जी, सो ये कुछ वेक्टर डेटाबेसेस हैं, इनमें से अक्सर मुफ्त है, ठीक है। आपने सिर्फ इन्हें यूज़ करना है, जिसमें फेसबुक AI सिमेंटिक सर्च, फाइस इसको हम कहते हैं, फिर इलास्टिक सर्च है, ये मिक्स सा है, क्रोमाडीबी बहुत ज़बरदस्त है, क्वाड्रेंट या क्यूड्रांट, ये आप सर्च कीजिएगा। ये आप मुफ्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे दे के इनकी सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनकोन में आपको पैसे देने पड़े, ठीक है। तो आज के लिए तस्वीर का एक पार्ट जिसमें हमने किताब से वेक्टर बना के वेक्टर स्टोर में रख लिए। अब कल हम देखेंगे कि जो बना हुआ वेक्टर स्टोर है उससे सवाल जवाब कैसे करने हैं, ठीक है। सो कल हम उस पर बात करेंगे। वो क्विज भेज दो यार।